गुड इवनिंग टू ऑल। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट के 2-3 क्लासेज में हमने झारखंड के वनों के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि झारखंड में किस किस तरह के वन होते हैं और वो वन कैसे वर्षा से या जलवायु से या मिट्टी से प्रभावित होते हैं, कैसे क्षेत्र वाइज प्रभावित होते हैं। फिर इन वर्षा के मिलने वाली मात्रा के आधार पे हमने झारखंड के वनों को 3 पार्ट में बांटा था, ये भी बताया था। फिर वो मैंने उसके साथ साथ और भी चीज़ें बताई थी कि प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट से कैसे सिक्योर्ड वन, प्रोटेक्टेड वन और एक तीसरा वन था अनकैटेगराइज्ड वन, अवर्गीकृत वन के बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि कैसे वन जो है रोजगार के लिए भी, जीवन लाइवलीहुड के लिए भी, जीविकोपार्जन के लिए भी ज़रूरी है। उसमें मैंने ये बताया था कैसे वनों के जो मेजर प्रोडक्ट है और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है पे उससे बड़ी संख्या में आय होता है। हम ये भी जानते हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में जनजाति पाई जाती है जो जंगलों पर निर्भर है। जंगल उनके लिए प्राकृतिक संपदा की तरह है, ठीक है। तो वो प्राकृतिक संपदा जो जंगल है वो उनको कैसे जीवन यापन में मदद करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट के द्वारा उनकी जीवनचर्या चलती है, उसमें मैंने बताया था। फिर हमने जंगल के अलग अलग वृक्षों जैसे साल, सागौन, शीशम, ठीक है, केंदू पत्ता, केंदू वृक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया था और बताया था कैसे कैसे उनके प्रोडक्ट हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे से बड़े स्तर पे रोजगार उत्पन्न हो। फिर मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं या किस तरह के वन पाए जाते हैं, उन वनों से किस किस तरह के जीविकोपार्जन के लिए या बाई प्रोडक्ट या मेजर या सेकेंडरी प्रोडक्ट जो पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आप लोग से चर्चा की थी, ठीक है। आज हम वन्य जीव के बारे में चर्चा। जैसा कि हम जानते हैं कि वन क्या है, वन हमारी प्राकृतिक संपदा है जो जीव जंतुओं के को आश्रय तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे परितंत्र को या इकोसिस्टम को सुरक्षित रखती है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन या मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो असुरक्षित हो रही है या संकटापन्न हो रही है, यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, ठीक है। कुछ तो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो विलुप्त होने की स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि वनों का उन्मूलन है, मृदा का अपरदन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य या कंस्ट्रक्शन काम होते हैं, जंगलों में आग लगना, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग जैसे बहुत सारे मानव निर्मित या प्राकृतिक कारक हैं जिससे मिलकर बहुत सारी प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है। और इससे क्या हुआ, ये समय के साथ ये प्रक्रिया तेज होती जा रही है। मतलब क्या है कि वनों का उन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को कटाई या मृदा अपरदन या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम होते जा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे झारखंड में आप लोग खास तौर से देखते होंगे कि जो जंगलों का इलाका है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में माइंस मिलते हैं, मतलब खदान मिलते हैं जहाँ कोयले निकाला जाता है, तो ऊपर के जंगल साफ कर दिए जाते हैं, फिर उसके अंदर से कोयले निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को या जंगलों को साफ किया जाता है, ठीक है। वहाँ से हमें कोयला जैसे बड़ा एनर्जी का सोर्स तो मिलता है, लेकिन उसका दूसरा अगर साइड इफेक्ट देखें तो हम क्या देखते हैं, उस क्षेत्र का जो जंगल है, जो वन है, जो प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, खासतौर से वन्य जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ हमें एनर्जी का सोर्स मिलता है उसकी कीमत हमें इस तरीके से चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो झारखंड में ये सारी चीज़ें आप लोग देखते भी होंगे, वहाँ के अगर न्यूज़पेपर से कांटेक्ट में होंगे तो आपको आए दिन ये सारी चीज़ें सुनने में भी मिलती होंगी। फिर आप देखते होंगे कई बार जंगलों में आग लग जाता है, किसी भी कारण से लग जाता है। कई बार लोग माचिस जला के कई बार बीड़ी पीने, आप लोग देखे ही हैं कि बीड़ी के पत्ते झारखंड में बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं और बीड़ी और तंबाकू बनते हैं। कई बार इस तरह से भी आग लग जाती है, या गर्मी के महीने में कई बार तेज़ गर्मी के कारण भी, छोटी सी मिस हैपनिंग के कारण भी जंगलों में आग लग जाते हैं। तो इस तरीके से, या बारिश के समय में हम भूस्खलन जैसी चीज़ें, लैंडस्लाइडिंग जैसी चीज़ें भी देखते हैं जिससे कि वनों के बड़े स्तर पर उन्मूलन होता है। आप लोगों ने हाल ही में पिछले साल एक न्यूज़ सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर जंगल में आग लग गया और एक बहुत बड़ा क्षेत्र आग के लपेटे में आ गया, जिससे क्या हुआ, वहाँ लगभग 4 करोड़
4 करोड़ कम नहीं होता, 4 करोड़ छोटे बड़े जानवरों की मृत्यु हो, यानी वहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। जंगल में आग लगने का एक नुकसान ये भी होता है कि उसकी जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी का ऊपरी पार्ट पूरी तरह जल जाता है। ठीक है। ऊपरी पार्ट अगर पूरी तरह जल जाता है तो मिट्टी जो है उर्वर नहीं रह पाती है, फर्टाइल नहीं रह पाती। एक नुकसान ये भी होता है कि जंगल जल गए तो जंगल के यूज भी कर लें तो काफ़ी समय तक ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी का ऊपरी पार्ट जो होता है, जंगल की आग की तेज लपटों के कारण उसका जो ऊपरी ह्यूमस पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उर्वरक के लिए अपरिहार्य होते हैं, जरूरी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इस तरह से वहाँ भूमि उर्वर नहीं रह पाता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे कि वनों का उन्मूलन होता है, और इन वनों के उन्मूलन के कारण वन्य जीवों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आज हम वन्य जीवों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम ये भी जानते हैं कि वनों में अवैध रूप से शिकार होते हैं, हंटिंग होती है। ठीक है। जिससे क्या है, कुछ खास जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या में तेज़ी से कमी है, जैसे कि बाघ, चीते, इन लोग के आप सुने होंगे। हाथी के दांत के लिए हाथी का मार दिया जाता है, नाखून का, पंख का, चमड़े का व्यापार के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे बड़े स्तर पर जीवों को मारा जाता है या उसका इलीगल व्यापार किया जाता है। इससे क्या होता है, जंतुओं का जो संख्या है वो प्रभावित होती है। इन जो इलीगल हंटिंग की प्रक्रिया है, तो जंतुओं की संख्या खत्म होती है, संकटग्रस्त होती है, कम होती है। ठीक है। इसमें शेर, चीता, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, करियाई घोड़ा, शुतुरमुर्ग, मोर जैसे चीज़ें आती हैं। ठीक है। बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वन्य जीवों की हत्या को लेकर कानून बनाए गए हैं, उनको रोकने के लेके बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, एक तो कानून बने हैं जो वन्य के जीव हैं उनके हंटिंग को लेके उनको सुरक्षा देने के लिए। दूसरा चीज़ क्या हुआ है, सरकार के द्वारा एक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन्य जीव अभयारण्य हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य हुआ, वन्य जीव अभयारण्य हुआ। ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या जैव मंडल आगार हुआ, इस तरह के संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है जहां जीव जंतुओं को सुरक्षा दिया जा सके, उनको एक बेहतर माहौल प्रदान किया जा सके जहां वो अपने सुरक्षित महसूस करें, प्रजनन करें, अपनी वृद्धि कर सकें। ठीक है। और उनके लिए व्यापक स्तर पे भोजन की व्यवस्था भी किया गया है ताकि वो एक नेचुरल या प्राकृतिक माहौल में रह सकें जिसके वो आदी हैं। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या कई जैविक उद्यानों का स्थापना झारखंड में किया गया है। ठीक है। अब एक चीज़ हम और देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो यह है कि हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क में अंतर क्या क्या होता है, पहले ये जान लें, क्योंकि दोनों वन्य जीव की सुरक्षा के लिए ही हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। अगर हम ये जान रहे होंगे तो चीज़ों को याद करना भी आसान हो जाता है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य जो है, यहाँ क्या है, मानवीय जो क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं या ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति होती है। क्या यहाँ परमिशन होता है, लेकिन यही यहाँ परमिशन नहीं होता। ठीक है। यहाँ वन्य जीव अभयारण्य में ह्यूमन एक्टिविटी या मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, वहीं राष्ट्रीय पार्क में या नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह के मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है, प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है। वहीं जो वन्य जीव अभयारण्य होता है उसका गठन किसी खास प्रजाति के जीव, किसी खास प्रजाति के जीव
अथवा कुछ विशिष्ट जीवों के लिए होता है, ठीक है। वही जो राष्ट्रीय पार्क होता है, वह राष्ट्रीय पार्क किसी खास प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं होता है, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी जीवों का एक बराबर संरक्षण प्रदान किया जाए या सुरक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है, ताकि वो एक बेहतर माहौल में रह सके और अपनी संख्या में वृद्धि कर सके, एक बेहतर प्राकृतिक माहौल में वो जिंदा रह सके जिस तरह के माहौल में वो रहते आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम है, उस अधिनियम को भी जान लेते हैं, ताकि ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं। आप लोग भी अगर पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे होंगे तो आप लोग इसको जानते भी होंगे, या नहीं जानते हो तो जान लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड स्पेशल पढ़ा रहे हैं या झारखंड से रिलेटेड जो पार्ट है आपके सिलेबस में उसी में पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का पार्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, कब? 1972 में, ठीक है। दूसरा है कि एक जीवों के प्रति जो क्रूरता थी, क्रूरता को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था, वो था 1960। जीवों के प्रति जो क्रूरता विरोध अधिनियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था। यह एक्ट 1960 में लाया गया था, ठीक है। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1900, ठीक है। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर याद रखना है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ ही हैं, 3 ही 4 5 हैं, उसको आपको याद। एक लास्ट है जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जो कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजन किए गए हैं जिससे कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। दूसरा है जीवों के प्रति क्रूरता विधेयक, वो है 1960। वन संरक्षण अधिनियम है 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 और जैव विविधता अधिनियम है 2002। देखिए ये सीधे सीधे ऐसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया, 1984, 1985, 1986, 1987, या ये पूछा जा सकता है ये सारे एक्ट दे दिया जाए और इधर उसके ईयर मेंशन कर दिया जाए, कहा जाए कि मैच करिए कि कौन सा अधिनियम कब आया था। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये प्रश्नों को ध्यान रखना है, कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि गलती ना हो। दूसरा एक छोटा सा कानूनी प्रावधान और है जिसका नाम है साइट्स। क्या नाम है? साइट्स। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। मैंने अभी बताया कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या है कि संकटाग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनकी प्रजातियों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संधि,
इस संधि के तहत जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके व्यापार को निषेध करने की बात की गई है, ठीक है। और यह कब 1973 में वाशिंगटन में संधि हुई थी। वाशिंगटन कहाँ है? यूएस की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो यह 1973 में यह इसकी संधि हुई थी और इसी के माध्यम से यह संधि की स्थापना, ठीक है, अंतिम रूप 1973 में। लेकिन इस कन्वेंशन को 1975 से लागू किया गया, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना। कई बार सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि साइट्स किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस तरह के का अधिनियम है, तो उसमें कई सारे चीज़ें दे दी जाएंगी। उसमें एक ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रजातियों की रक्षा के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। तो ये कुछ कानून है जिसके बारे में हमने देख लिया। सरकार ने वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग को चीज़ें समझ में भी आ गई। दूसरा हमने क्या देखा कि वन्य जीवों को लेके कि कैसे कैसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य जैसी चीज़ें भी सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी एक्ट लाया गया है जो 2002 में लाया गया है। तो उसमें क्या है जैव विविधता में कि जीव और वन दोनों की सुरक्षा के लिए यह काम किया गया। अब आइए झारखंड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देखते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात की, ठीक है। हम यह देख लेते हैं कि भाई राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की है तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ झारखंड में है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क एक ही है, एक ही है बेतला नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? या लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना सितंबर 1983 में की गई। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक ही राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और वो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। और यह इसकी अगर एरिया देखें तो ये एरिया वाइज लगभग 231.67 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और एक इससे जुड़ी हुई और ख़ास बात है तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पहली बार विश्व में पहली बार शेरों की गणना 1932 में की गई। 1932 में विश्व में पहली बार शेर की गणना या काउंटिंग की गई थी। ये इसीलिए हमको ये 3, 4 या 5 जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें सवाल पूछे जाने की संभावना है, पूछा जाता रहा है। अलग अलग झारखंड से जुड़े हुए एग्जाम में इससे जुड़ी हुई सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड वो आपको याद रखना, ठीक है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परिस्थिति परितंत्रों या पारिस्थितिकी एकता को स्थापित करने का काम करता है, ठीक है। यानी यह ऐसा माहौल बनाता है, पारिस्थितिकी माहौल, जिसमें वन्य जीव एक प्राकृतिक रूप से आराम से रह सके, जैसे कि वो जब से उत्पन्न हुए तब से रहते आए हैं। इसी तरह का माहौल उनको देना होता है, इसीलिए इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, ठीक है। और जो अभी मैंने एक एक्ट बताया 1972 का, कौन सा एक्ट बताया था मैंने 1972 का? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला यानी जैव विविधता वाला जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को दे दी गई। यानी राज्यों के पास 1972 के इस एक्ट के द्वारा राज्यों के पास ऐसा पावर दे दिया गया उनको कि आप अपने क्षेत्र के किसी भी समृद्ध या रिस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है उसको आप या रिस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र का जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको आप राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकते हैं। यानी जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी जहाँ पौधों की बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ जीव जंतुओं की बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी वो जैव विविधता वाला संपन्न क्षेत्र है, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या कहते हैं, उसको घोषणा कर सकते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान है। ये पावर राज्यों को दे दिया गया 1972 के अधिनियम के द्वारा। इससे पहले ये किसके पास था? इसके पहले यह केंद्र के पास हुआ था। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया या कब अधिनियम ये बना था, तो 1972 में। इसी से जुड़ा हुआ बाघों के संरक्षण को लेकर जो 1973 में प्रावधान किया गया वो इसी एक्ट के माध्यम से भी किया गया था। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय पार्क है इसके बारे में मैंने बताया ही है। जब मैं वन्य जीवों के अभयारण्य से इसकी तुलना कर रहा था तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ जंतुओं का शिकार या चारण यानी जानवरों को क्षेत्र में चरने के लिए छोड़ना प्रतिबंधित। ठीक है, और अभी अगर नेशनल लेवल पर देखें, तो लगभग 105 नेशनल पार्क एनपी नेशनल पार्क इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहले हम ये जानें कि नेशनल पार्क है क्या, फिर हमने ये देखा कि नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य से कैसे कैसे अलग है। फिर झारखंड का जो एक नेशनल पार्क है उसकी चर्चा हमने की, जो लातेहार में है, बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और यह कब स्थापित हुआ था इस पर हमने चर्चा कर ली। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बेसिकली शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, मोर, हाथी, जंगली सुअर, वन मुर्गी जैसे, हिरण, नीलगाय जैसे जो वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो हम चर्चा करेंगे वो है जैविक उद्यान। जैविक उद्यान रांची से जुड़ा, झारखंड से जुड़े हुए पहले हम देख लेते हैं। एक है विरसा मृग विहार जो रांची के कालामाटी में है। विरसा मृग विहार, ये फैक्ट आपको बार बार देखने हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर पीसीएस में फैक्चुअल ही पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल कम पूछे जाते हैं। लेकिन हम फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आपको फैक्ट वगैरह, कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन फैक्ट आपको याद रखना होगा, क्योंकि फैक्ट ही पूछे जाते हैं। और कई बार फैक्ट को ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि कई बार आपको याद रहते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए बार बार फैक्ट को देखते रहना है ताकि कहीं से भी गलती ना हो। कालामाटी रांची में। ठीक है, यह जो विरसा मृग विहार है वो रांची के कालामाटी में है, और यह मुख्य रूप से सांभर जीव है और चीतल, सांभर और चीतल का संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया है। सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए इसको स्थापित। सवाल सीधे ये पूछा जा सकता है, ये एक तो पूछा जा सकता है कि भाई विरसा मृग विहार है कहाँ, तो ये आपको पता है रांची कालामाटी में। हो सकता है रांची पूछ दे या सीधे यही दे दे, रांची ना दे, तो भी दोनों याद रखना है। दूसरा ये पूछ दे कि भाई ये जो मृग विहार है वो बेसिकली किन जानवरों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से इसको स्थापित किया गया है, तो वो है सांभर और, ठीक है। दूसरा है
दूसरा जो है वो बोकारो में है, ठीक है, वो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, या कहाँ पे है, या बोकारो में है, सिटी पार्क बोकारो में। और इसको पर्यटन, इसके देखिए इन सब चीज़ों को पर्यटन के लिए भी यूज किया जाता है। पर्यटन के द्वारा एक तो पर्यटन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम प्रकृति को समझ पाते हैं, प्रकृति में रहने वाले वन्य जीवों को समझ पाते हैं। दूसरा, उसके संरक्षण की जो भावना है, इस उद्यान, ये सब जो वन्य विहार, उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो स्थापित किया जाता है, इसका बेसिक उद्देश्य ये भी है कि हम जनता को शिक्षित करें कि प्रकृति के महत्व को समझा पाए, वन्य जीवों के महत्व को समझा पाए, यह जो जैव विविधता है इसके महत्व को समझा पाएँ, ताकि हम यह समझ पाएँ कि यह जो जैव विविधता है, प्रकृति का संरक्षण है, वही हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर ये वन खत्म होते जाएंगे, हाँ, ये वन्य जीव भी खत्म होते जाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा ही जीवन संकट में आने लगेगा। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जैविक उद्यान बनाए जाते हैं, या बेसिकली इसके पर्यटन के माध्यम से हम आम लोगों को शिक्षित भी करते हैं, आम लोगों को प्रकृति के पास भी लाते हैं, ठीक है। तो यह पर्यटन के माध्यम से हमें एक ये भी होती है कि इससे एक आय हो पाता है, जो कि उस खास उद्यान या विशेष उद्यान के संरक्षण के लिए या उसके में जो खर्च आता है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए पर्यटक भी यहाँ आते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, यहाँ हम जीव जंतु और प्रकृति को देखने के साथ साथ हम कुछ और भी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन जंगलों के बीच से होकर गुजरती है, जो कि एक तो पर्यटकों को खींच आकर्षित करने के लिए भी जरूरी है, दूसरा जंगलों के होकर गुजरने के दौरान वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉलेज उनको मिलता है। तो यहाँ टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है। यह पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, आय के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और ये राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से जनता को शिक्षित करने, खासतौर से पर्यावरण के बारे में शिक्षित करने के लिए ही जरूरी है। तो इस तरह की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। दूसरा है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, जो कि वो भी रांची में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान, यह भी कहाँ पे है, रांची में है। यह रांची में है, रांची के ओरमांझी में, रांची के ओरमांझी में या, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी, ठीक है। तो और एक चीज़ ये भी है कि यह वहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिपही। क्या नाम है, सपही, सपही नदी। इस नदी के किनारे यह बिरसा भगवान जैविक उद्यान बसा हुआ है, ठीक है। और यह राष्ट्रीय नेशनल हाईवे NH-33 पे भी पड़ता है। तो ये दोनों याद रखना है। ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछ सकता है, कौन सा राष्ट्रीय जैविक उद्यान है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर पड़ता है, ठीक है, या सतही नदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पे है वो इसी से होके गुजरता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के प्रश्न इनडायरेक्ट वे में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा जैविक उद्यान है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और सपही नदी से जुड़ा हुआ है, तो वो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ठीक है। उसी तरह हम एक और चीज़ देखते हैं जो खास है कि 1987 में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की भी स्थापना रांची में की गई। मगरमच्छ या मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1987 में, कहाँ पे, रांची में। रांची में की गई, ठीक है। तो हमें इस तरह के जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हैं, इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, इसका बेसिक उद्देश्य यही होता है
कि इस तरह के जो केंद्र बनते हैं वो जैसे मगरमच्छ के प्रजनन के लिए जिस तरह के आइडियल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जिस तरह के पर्यावरण की ज़रूरत होती है, जिस तरह के उनके खान पान की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको एक सुरक्षा प्रदान किया जाता है ताकि एक बेहतर माहौल मिल सके कि वो अपनी वृद्धि कर सके, अपनी जनसंख्या, अपनी प्रजाति की जनसंख्या वृद्धि कर सकें। तो इस तरह का जो प्रजनन केंद्र है वो 1987 में कहाँ पे, रांची में एक जगह है रुका, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जयमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है यह बेसिकली ऐसे स्थलीय या तटीय क्षेत्र है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम उसके सतत उपयोग के लिए को बढ़ावा देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का, यानी यह बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है या इसकी सतत प्रयोग, मैंने कल सतत उपयोग या सतत सस्टेनेबल यूज के बारे में बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसा प्रयोग किया जाए कि हमारी भावी पीढ़ी या भविष्य की जो पीढ़ी है वो भी इसको प्रयोग करने के स्थिति में हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से उसको प्रयोग करें या मिसयूज करें कि वो हमारे ही पीढ़ी में ख़त्म हो जाए, अगली पीढ़ी के लिए बचे ही नहीं। हमको ऐसे प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ऐसे प्रयोग करना है कि वो बना भी रहे और उसका प्रयोग होता भी रहे। ठीक है, यानी हम जितना, जैसे पेड़ पौधे, अगर हम मकानों के लिए पेड़ पौधों की लकड़ियों का यूज कर रहे हैं तो हम उसी मात्रा में, क्वांटिटी में पेड़ों को उगाए भी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के पास भी पेड़ रहे और वो भी उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो यह जो जैव विविधता का संरक्षण है या उसका जो सतत प्रयोग है इसको बढ़ावा देता है कौन, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के जो कुछ महत्वपूर्ण काम है, जैसे पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखना या उसकी संपूर्णता को बनाए रखना। जैव विविधता से क्या मतलब है, इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। इन तीनों के की उपस्थिति वहाँ होती है, यानी अलग अलग तरह के विविध तरह की जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनका संरक्षण चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। और इसी को बनाए रखना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है या एम है। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी। अब जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को तो हम समझ ही गए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो झारखंड से जो प्रश्न इस पे बन सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो जो वन्य जीव है या वन्य है, इससे महत्वपूर्ण जो कुछ तथ्य हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला कि धनबाद में एक अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व जो है, का नाम है तोप चाची। ठीक है, तोप चाची। क्या जो तोप चाची वन्य जीव अभयारण्य है, यह कहाँ पे है, धनबाद में। ये सब मैप के थ्रू पढ़िएगा तो और भी चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती जाएंगी और फोटोजेनिक मेमोरी में ये लंबे समय तक बनी रहती है। यह तोप चाची जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसके बीच में एक झील भी है जिसका नाम क्या है, इसके बीच में एक झील भी है, इस झील का नाम है हरी पहाड़ी। हरी पहाड़ी, देखिए नाम से लग रहा है कि ये पहाड़ी है, लेकिन बेसिकली यह झील है। कई बार सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि हरी पहाड़ी क्या है। अब आपको लगेगा कि कोई पहाड़ी है, कोई पठार है, कोई ऊंची भूमि है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झील। ठीक है, तो यह तोप चाची वन्य जीव अभयारण्य में इस तरह के बीच में यह झील पाई जाती है जिसका नाम है तोप चाची। उसी तरह एक जंतु उद्यान है, टाटा स्टील जंतु उद्यान। टाटा
स्टील जंतु उद्यान। यह टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ पे है? जमशेदपुर। ये हमें याद रखना, ठीक है। उसी तरह एक और कुछ टिपिकल चीज़ों को जान लेते हैं जो प्रश्न बन सके। एक है नक्षत्र वन और दूसरा है सिंधु कान्हू पार्क। नक्षत्र वन और सिंधु कान्हू पार्क, यह दोनों कहाँ पे है? रांची में। यह आपको याद रखना, ये दोनों नक्षत्र वन और सिंधु कान्हू पार्क दोनों रांची में है, ये हमें याद रखना, ठीक है। तीसरा है उधवा झील। उधवा झील, ये आप लोग इस पे प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में आते हैं, इसीलिए कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का वो झील बताएं जो जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में आते हैं, वो कौन सा झील है? तो यह है उधवा झील और यह कहाँ पे है? साहेबगंज में है। साहेबगंज में है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। जैसे नक्षत्र वन, सिंधु कान्हू पार्क, वैसे ही ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। देखिए ऑक्सीजन पार्क नाम रखा गया है, हम जानते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन या शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। वहाँ सांस लेने में या सफोकेशन जैसी चीज़ें नहीं होती है, वायु प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रित होता है। तो इसीलिए इस उद्देश्य से इसका नाम ऑक्सीजन पार्क रखा है, ताकि हम ये भी जान सके। कई बार लगता है ये ऑक्सीजन पार्क क्या है, ये उटपटा नाम है, लेकिन उटपटा नाम नहीं है, ये एक मैसेज भी दे रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी कि ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? रांची में। उसी तरह हमने पूर्वी सी भूमि में एक और चीज़ देखा। पूर्वी सी भूमि में एक अभ्यारण्य है, का नाम है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये किस लिए प्रमुख है, फेमस है? किस लिए फेमस है? यह हाथियों की परियोजना के लिए फेमस है। हाथी परियोजना के लिए हाथी परियोजना के लिए फेमस। अगर ना भी दिख रहा हो तो आप मेरा आवाज़ सुन के लिख सकते हैं कि पूर्वी सी भूमि में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका नाम है दलमा, और यह हाथी परियोजना के लिए, यहीं से हाथी परियोजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के द्वारा यह परियोजना शुरू की गई थी। और यहाँ हाथी परियोजना से क्या मतलब है कि हाथियों को संरक्षण देना, उनके अवैध शिकार या उनके अवैध जुड़े हुए जो दांत होते हैं, दांतों का भी व्यापार होता है, इसको नियंत्रित करना और इनके लिए बेहतर माहौल पैदा करना, ताकि यह अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। और एक इनके लिए एक चीज़ और किया जाता है कि एक जंगल से दूसरे जंगल के बीच में अगर ये इजीली घूम सके, जा सके, इसके लिए कॉरिडोर भी बनाया जाता है। जंगल कहीं एक कॉरिडोर बनाया जाता है जिस रास्ते से वो अलग अलग जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं। यानी एक नेचुरल या प्राकृतिक माहौल इनको दिया जाता है, इस तरह के माहौल में जीने के आदी होते हैं। तो हमने क्या देखा, ये बहुत सारे कुछ फैक्ट देखें जो एग्ज़ाम के, आपके जेपीएससी एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम है झारखंड में, उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं। हमने ये भी बता दिया था कि राष्ट्रीय स्तर का जो अभ्यारण्य है वो पलामू में भी एक है, पलामू अभ्यारण्य, तो वो याद रखना है। या पलामू अभ्यारण्य जो है वो बेसिकली इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही है, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे होने के कारण इसको याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है, ये ऐसे भी पता चल जाता है, ठीक है। साहेबगंज के पहाड़ी में, ठीक है, अभी हमने देखा कि उधवा जो
क्षेत्र था, उधवा झील था, वो भी साहेबगंज में था। साहेबगंज के जो क्षेत्र में, साहेबगंज के क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं। ये जब आप लोग ज्योग्राफी का शुरुआती क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा, राजमहल पहाड़ियाँ आती है। इस राजमहल पहाड़ियों, ठीक है, के आसपास एक वो क्या कहते हैं उद्यान बनाया गया जिसका नाम है राजमहल जीवाश्म उद्यान। राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल फोसाइल पार्क, राजमहल फोसाइल जीवाश्म को फोसाइल कहते हैं। राजमहल फोसाइल पार्क का भी विकास किया गया है, ठीक है। यानी ये प्रश्न भी कहीं पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर याद रखना है कि राजमहल फोसाइल पार्क कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ है, उसी के इर्द गिर्द को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको याद रखना है। अब अगला कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं जो अगर महत्वपूर्ण है तो हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपसे कोई किसी तरह की फैक्ट जो है या उससे जुड़ा हुआ है। हम रेड डाटा बुक तो जानते ही हैं कि क्या होता है, रेड डाटा बुक। इसमें बेसिकली जो संकटग्रस्त या कहें इंडेंजर्ड जो जीव होते हैं उसको यहाँ सूचीबद्ध किया जाता है या इंडेक्स्ड किया जाता है, ठीक है। उनका एक लिस्ट तैयार किया जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। या भारत में कि कौन से भारत में संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय यानी जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उनकी एक सूची तैयार की जाती है ताकि इन पे बेहतर तरीके से संकटग्रस्त जीवों की या विलुप्त प्राय जीवों की एक सूची तैयार या इंडेक्स तैयार होता है। यह इंडेक्स महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि जो भी जानवर या जो भी वन्य जीव जैसे लाल पांडा हुआ, जंगली सुअर हुआ इंडिया में, कुदबिलाव हुआ, उड़ने वाली गिलहरी हुई, जंगली गधे हुए, कस्तूरी मृग हुए, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं इंडिया में खासतौर से। ये इसलिए इस तरह की लिस्ट तैयार की जाती है जो इंडेंजर्ड कंडीशन में हो, जो संकटग्रस्त की स्थिति में हो या विलुप्त होने वाली स्थिति में, उनको उनके विशेष ध्यान देने के लिए इस इंडेक्स का या इस बुक का प्रयोग किया जाता है ताकि इन जीवों का को एक बेहतर माहौल, जिस तरह के माहौल में ये प्रजनन कर सके, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इनके भोजन, इनके लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाता है ताकि यह संकटग्रस्त स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाए या विलुप्त होने की स्थिति से भी सामान्य स्थिति में आ जाए। तो इसीलिए रेड डेटा जो बुक है वो महत्वपूर्ण, ठीक है, और इसीलिए यह इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग कई बार नाम इसका सुने भी हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे उद्यानों के बारे में देखा, वन्य अभयारण्य के बारे में देखा और उससे जुड़े हुए कब यह स्थापित हुए, क्यों इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एक ही राष्ट्रीय उद्यान था जो लातेहार और पलामू दोनों में है। खासतौर से मेन जो इसका बड़ा क्षेत्र है वो लातेहार में है। तो कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लातेहार या पलामू, ठीक है। अगर लातेहार ना हो तो पलामू टिक कर दीजिएगा, अगर लातेहार हो तो लातेहार को ही आपको सही करना है, ठीक है। फिर हमने दलमा देख लिया जो पूर्वी सिंहभूम में था, जहाँ गज हाथियों के संरक्षण की परियोजना चलाई गई। फिर धनबाद में हमने तोप चाची वन्य अभयारण्य देख लिया, ठीक है। अब है महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य, महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य। यह महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य जो है लातेहार में है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ भेड़िया और हिरन वगैरह बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह 1976 में यह वन्यजीव स्थापित। फिर वैसे ही गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कोडरमा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में है।
हजारीबाग के ऊपर, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है। फिर पालकोट, यह गुमला में है। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुमला में है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि कई बार मैच करने के लिए पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध, पालकोट, या 3-4 नाम दे दे और साइड में उसके डिस्ट्रिक्ट दे दे, कहे कि आप लोग मैच करिए कौन कहाँ पे है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण है, इसी को मैं बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम एटलीस्ट इसको ज़रूर याद करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि इसी से प्रश्न 95% संभावना यही है, इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और या मैच करने के लिए दे तो उसमें से पता हो कि 3 आपको पता है, चौथा नहीं भी पता है, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इससे इस तरीके से। फिर लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य चतरा में है। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? चतरा में है। ये हमें याद रखना, ठीक है। इसी तरह राजमहल की जो पक्षी विहार है, अभी मैंने बताया कि राजमहल के पहाड़ियों में क्या है, राजमहल जीवाश्म उद्यान था, उसी तरह राजमहल पक्षी विहार भी है, ठीक है। वो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में, ठीक है। तो राजमहल राजमहल पक्षी विहार कहाँ पे है? साहेबगंज। मेरे साहेबगंज में 2 चीज़ें और देखी थी, वो आपको ज़रूर याद रखना है। उधवा झील भी देखा था, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, और राजमहल फोसिल पार्क या राजमहल जीवाश्म पार्क भी देखा था। ये भी आपको याद रखना है, भूलना किसी भी हालत में नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देख लिए, और इसी तरीके से आप इसको जान सकते हैं। फिर एक और है जिसका नाम है पालकोट अभयारण्य। यह पालकोट जो अभयारण्य है वो रांची से लगभग 100, पालकोट अभयारण्य यह रांची से 120 किलोमीटर दूर है। रांची से, यह रांची से 120 किलोमीटर दूर है, और गुमला जिले के जो पालकोट प्रखंड है, ठीक है, वहीं पे यह अवस्थित है। कहाँ? पालकोट प्रखंड या ब्लॉक के, गुमला जिले के पालकोट ब्लॉक में स्थित है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ से कई सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि संख, सिंजरा, बांकी, इसी से संख, सिजरा, बांकी, ठीक है, बहुत सारे नदियाँ बहती हैं, ये हमें याद रखना है। तोरपा भी है, पलाईमारा भी है, ये भी लिख ही लीजिए, तोरपा या पलाईमारा, मारा जैसे नदियाँ भी इससे बहती हैं। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो किस वन्य अभयारण्य से बहती है, चाहे कई सारी नदी, जैसे पूछ देगा साँकी, बाकी, सिंजरा, पलाईमारा जैसी नदियाँ किस वन अभयारण्य से गुजरती है, तो यह पालकोट अभयारण्य से। यह कहाँ है? गुमला डिस्ट्रिक्ट के पालकोट प्रखंड में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। हजारीबाग अभयारण्य आप जानते ही हैं, हजारीबाग में है, ठीक है। और कोडरमा का तो मैंने बता ही दिया, बेतला बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है। आज हमने वन्य जीव या वाइल्ड फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। आज हमने आपके वन्य फॉरेस्ट, झारखंड के जंगल और उसके वन्य जीव के बारे में पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर फिर अब अगले क्लास में हम इसके उद्योग धंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी समझ ना आया हो, कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो, तो आप लोग ज़रूर पूछ लें। मैंने कोशिश किया है कि आपको फैक्ट के साथ साथ कुछ कुछ कंसेप्ट बताता चलूँ, ताकि
चीज़ें इजीली याद रहें और कंसेप्चुअली अगर आप अच्छे हैं तो आपको फैक्ट याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यह परीक्षा के व्यू से, आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्लास में अगला टॉपिक हम लोग शुरू करें। थैंक यू सो मच।